हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गृह विज्ञान का एक बहुत ही वायरल मॉडल पेपर, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वायरल मॉडल पेपर के जितने सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं और लिखने वाले प्रश्न हैं, उन सभी का मैं उत्तर एक एक करके अच्छे तरीके से आप लोगों को लिख करके बता दूंगा, समझा दूंगा, ताकि यदि आप बोर्ड परीक्षा 2024 देने जाएं तो आपको गृह विज्ञान के पेपर में थोड़ा सा भी दिक्कत न हो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और अच्छे तरीके से एक एक करके प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समय जो मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, और 15 मिनट तो केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो एक एक निर्देश अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी हमें सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके आना है। इस प्रश्न पत्र के दो खंड अ तथा खंड ब है। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। एक बार OMR पर उत्तर लिखने के बाद हमें काटना और व्हाइटनर नहीं लगाना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ब भी आप लोग अच्छे ध्यान तरीके से देखिएगा, क्योंकि वहां से हमें पूरे 50 नंबर मिलेंगे। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय नष्ट न करिए। इस तरह से हमारा 8 का 8 निर्देश कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे खंड अ। ठीक है, खंड अ का जो जितने बहुविकल्पी 1 से 20 तक है, एक एक करके अच्छे से पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 है, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए जो है जरूरी है या आवश्यक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 है कि BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए है पीलिया, ऑप्शन बी है पोलिया, ऑप्शन सी है कर्णफेर और ऑप्शन डी है तपेदिक। तो BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तपेदिक की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अब प्रश्न संख्या 3 है, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है गुड़, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है नींबू और ऑप्शन डी है हल्दी। तो सोडियम प्राप्ति का अच्छा गुण जो है वो है नमक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा, प्लेग, चेचक, रिकेट्स। तो वायु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो चेचक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है HO, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है HO2 और ऑप्शन डी है H2O2। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा H2O। अब प्रश्न संख्या 7 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 7 क्या है कि एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 8 है, संक्रमण रोग फैलता है वायु से, जल से, संपर्क से, इनमें से सभी से। तो देखिए संक्रामक रोग जो होता है इनमें से सभी के द्वारा फैलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 पढ़ते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है रिकेट्स, सी है ज्वर और डी है बेरी। तब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रिकेट्स होता है। सूखा रोग के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 5 मार्च, 5 जून या 5 जुलाई को। तब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है एनीमिया और ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 12 है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत किसको मानते हैं? हरी सब्जी, दाल, दूध या खट्टे फल। तो देखिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, तो खट्टे फल है। इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अब ये कह रहा है कि नवजात शिशु 0 से 1 महीना का प्रति मिनट हृदय दर होता है 70 से 190, 80 से 160, 80 से 120 और ऑप्शन डी है 80 से 130 अंश। तो देखिए इसका 80 से 130। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए 120 से लेकर के 140। कितना? 120 से लेकर के 140। तो यही होना चाहिए, इसका कोई भी विकल्प मैच नहीं कर रहा था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए है बैसिलस, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है अमीबा और ऑप्शन डी है क्यूलेस्क। तो देखिए क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बैसिलस। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 15 है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होती है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है खनिज लवण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्रोटीन के कमी से होती है। प्रश्न संख्या 16 है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी या 9 कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी देता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 9 कैलोरी। प्रश्न संख्या 17 है, टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? ट्यूबरकल, बैसिलस, साल्मोना टाइफी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, एंट एबीबा हिस्टोलिटिका। तो देखिए टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है वसा। तो भोजन में आयोडीन के कमी से घेघा रोग होता है। बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा आयोडीन। चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि विटामिन B2 को कहते हैं थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, फोलिक एसिड। तो विटामिन B2 को क्या कहते हैं? तो राइबोफ्लेविन कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? ऑप्शन ए है लौह तत्व, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम
और ऑप्शन डी है सोडियम। तो हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण हड्डियां मजबूत होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न खंड ब पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग अधिकतम 25 शब्दों में देना है। देखिए पहला 21 प्रश्न है, 21 नंबर कि बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट बनाने का हमें मुख्य उद्देश्य लिखना है। तो देखिए हो जाएगा बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य। बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों की आय व्यय को संतुलित एवं नियोजित बनाना है। बजट बनाने का ये मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है भाई? तो बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है परिवार के सदस्यों की आय एवं व्यय को संतुलित एवं नियोजित बनाना। तो यहाँ तक 21 का आंसर लिख देंगे। हमें पूरे कितने नंबर मिल जाएंगे? तो पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है इसका। चलिए प्रश्न संख्या 22 है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमें लिखना है। तो देखिए 22 नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 22 लगा करके हेडिंग बना देंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण के निम्न कारण है। कौन कौन सा कारण है? पहला लिखेंगे कि जल मल का अनियमित निष्कासन। दूसरा लिखेंगे घरेलू अवशिष्ट पदार्थ। तीसरा लिखेंगे औद्योगिकरण। चौथा लिखेंगे दहन एवं धुआं। पांचवा लिखेंगे वृक्षों की अत्यधिक कटाई। ये सारे जो है पर्यावरण के प्रदूषण के कारण है। ठीक है, इतना लिख देंगे, पूरे आपको 2 मार्क यहाँ से अचीव हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 23 को पढ़ते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक कितने प्रकार के होते हैं? इसके लिए भी हमें 2 नंबर मिलेगा। अब लिखेंगे चेक। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 23, चेक 4 प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? इनका नाम भी लिख देंगे। साधारण चेक, आप दूसरा लिखेंगे रेखांकित चेक, तीसरा लिखेंगे उपहार चेक और चौथा लिखेंगे ट्रैवलर चेक। तो यहाँ चेक कितने हो जाएंगे? 4 प्रकार के चेक हो जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 24 को पढ़िए। 24 हमारा क्या है? मोच के लक्षण लिखिए। मोच के लक्षण लिखिए। यदि हमारे शरीर के किसी अंग में मोच आता है तो क्या लक्षण होता है, उसको लिखना है। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 24 आप लोग लिखिएगा और एक एक करके अच्छे तरीके से लिखिएगा। मोच के निम्न लक्षण होते हैं। मोच के निम्न लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला लिखेंगे कि मोच से प्रभावित स्थान पर असहनीय दर्द होता है। जोड़ में सूजन आ जाती है। 3 नंबर पर लिखेंगे मोच के स्थान पर त्वचा का रंग नीला अथवा काला पड़ जाते हैं। 4 नंबर लिखेंगे मोच से प्रभावित अंग शिथिल हो जाता है। तो ये मोच के कितने लक्षण हो गए? 4 लक्षण हो गए। अच्छे से लिखेंगे, पूरे के पूरे मार्क आपका मिल जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, इसके बारे में हमें लिख करके बताना है। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 25 रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रहने की इच्छा एवं क्षमता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रहने की इच्छा भी होती है और क्षमता भी होती है। इसलिए प्रत्येक रोग के रोगाणुओं से हमारा शरीर संघर्ष भी करता है। जब हमारा शरीर संघर्ष में हार जाता है तभी हम रोग का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में होती है, उसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इतना लिख देंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपका नंबर बिल्कुल पूरा का पूरा मिल जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। भोजन विषाक्तता के कारण लिखिए। भोजन विषाक्तता के कारण क्या है, आपको लिख देना है। तो देखिए 26 नंबर प्रश्नोत्तर संख्या का लिखेंगे कि कच्चा भोजन या अधपक्का भोजन भोजन के विषाक्त बनाते हैं। ये एक हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे कि ऐसा भोजन जो आउट ऑफ डेट हो, माने एक्सपायरी डेट हो, ज़्यादा दिन का हो गया हो या सही ढंग से रेफ्रिजरेट नहीं किया गया हो, वो भोजन क्या हो जाएगा? विषाक्त हो जाएगा, जहरीला हो सकता है, नुकसानदायक करेगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद उसका उत्तर हो जाएगा। अब निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्द के अंतर्गत लिख करके दे देना है।
प्रश्न संख्या 27 क्या है, पढ़िए। घर में सिलाई करने से क्या लाभ होता है। जब घर में हम लोग सिलाई करते हैं तो क्या लाभ होता है, इस पॉइंट को हमें लिख देना है। तो देखिए, घर में सिलाई करने से लाभ, प्रश्नोत्तर संख्या 27 लगाइएगा। घर में सिलाई करने से निम्नलिखित लाभ है, कौन कौन। धन की बचत होती है, कपड़े की बचत होती है, समय की बचत होती है, और स्वेच्छा अनुसार डिजाइन हम लोग बना लेते हैं। घर में सिलाई करेंगे तो यही लाभ होगा, ठीक है। क्या क्या, धन भी बचेगा, कपड़ा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और अपने इच्छा से हम डिजाइन को भी बना सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 28 पढ़ते हैं कि जल के कार्य लिखे। जल के कार्य लिखे, जल के कार्य लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 28 लगा देंगे और लिखेंगे, जल हमारे शरीर के अन्य पोषकों को अवशोषित करने में मदद करता है। यह पसीने, मूत्र आदि को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। इतना होता है जल के कार्य। क्या क्या है भाई, तो जल हमारे शरीर के पोषकों को अवशोषित करने में मदद करता है। पसीना, मूत्र आदि को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। अब यहाँ से इसका हो जाएगा। 29 नंबर पढ़ते हैं, वृक्षारोपण से क्या लाभ है। वृक्षारोपण से क्या लाभ है, इसके लिए हमें कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। वृक्षारोपण से लाभ लिखना है। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 29 लिखेंगे, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पेड़ पौधों को लगाना आवश्यक है, क्योंकि यह हवा को शुद्ध करता है, पानी संरक्षण करता है, जलवायु नियंत्रण में मदद करता है, मिट्टी को संरक्षित करता है, और समग्र पर्यावरण को किसी अन्य तरीके से लाभान्वित करता है। वृक्षारोपण करने से यही फायदा होगा। जब हम वृक्ष रहेंगे तो ये सारी चीजें अच्छी से हो जाएंगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 को। कैंची कितने प्रकार की होती है, इसके क्या उपयोग है। कैंचियों के प्रकार लिखना है और इसका उपयोग लिखना है। तो देखिए, कैंचियां निम्न प्रकार की होती है। प्रश्न संख्या 30 का लिखेंगे, मानक कैंची, कढ़ाई वाली कैंची, सामान्य शिल्प कैंची, सजावटी कैंची। और ये 4 हो गया कैंचियों के प्रकार। इसका उपयोग अपने तरीके से लिखेंगे कि कैंची का उपयोग विभिन्न प्रकार से होते हैं, जैसे दर्जी द्वारा कपड़े काटने में, नाई द्वारा बाल काटने में, डॉक्टर द्वारा दवा काटने में। डॉक्टर जो है क्या करता है, तो दवा काटता है। तो इस तरह से कैंची का हम लोग उपयोग लिख देंगे। अब प्रश्न संख्या 31 है। 31 क्या है, प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। प्रेशर कुकर क्या उपयोगिता है, इसे हमें स्पष्ट करना है। प्रेशर कुकर की उपयोगिता, प्रेशर कुकर का उपयोग भोजन को जल्दी पकाने में, भोजन को भूरा करने में, उबालने, भाप देने, भाप में भूनने तथा भाप में पकाने, स्टू करना आदि में किया जाता है। प्रेशर कुकर के उपयोग करने से भोजन जल्दी पकने के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। प्रेशर कुकर का उपयोग करने का ये भी एक फायदा हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा प्रेशर कुकर वाला। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे निर्देश। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं। एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। 100 शब्दों के आसपास ही लिखना है, अधिक नहीं लिखना है। देखिए, प्रश्न संख्या 32 है, अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है। अस्थिभंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। या ये नहीं करेंगे ऊपर वाला, तो नीचे वाला हमें करना होगा। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो देखिए, किसी एक का उत्तर लिखेंगे, हमको 2 और 4 करके पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है, अस्थिभंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, किसका जी, तो 32 नंबर का। प्रश्नोत्तर संख्या 32 लगाएंगे और हेडिंग लगाएंगे अस्थिभंग।
अब एक एक करके लिखेंगे कि किसी हड्डी के टूटने या उसमें दरार पड़ने को अस्थिभंग कहते हैं। हड्डियों पर एक सीमा से अधिक बल या झटका लगने से या दबाव से अस्थिभंग हो जाता है। अस्थिभंग आप लोग को समझ में आ गया। अस्थिभंग का मतलब मुख्य है हड्डियों का टूटना या उसमें दरार पड़ना। हड्डियों पर एक सीमा से ज्यादा बल लगेगा या ज्यादा झटका लगेगा तो अस्थिभंग हो जाएगा। अब अस्थिभंग के प्रकार, अस्थिभंग कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो अस्थिभंग निम्न प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से? तो बहुखंडी अस्थिभंग, साधारण अस्थिभंग, पचचड़ी अस्थिभंग, संयुक्त अस्थिभंग, कांची अस्थिभंग। तो इस तरह से अस्थिभंग के प्रकार लिख देंगे। अब उपचार लिखना है कि उपचार भाई कैसे किया जाता है। अब देखिए लिखेंगे उपचार। पहला, स्थिरीकरण के लिए कार्यकारी विधि में आंतरिक या बाहरी स्थिरता शामिल है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे अस्थिभंग हो जाने पर कुछ धातु या अधातु उपकरण जैसे स्टील के तार, स्क्रू, प्लेट या आदि की मदद से आंतरिक रूप से स्थिर किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया यह है हड्डियों का जब हड्डी अस्थिभंग होता है उस प्रक्रिया में। चलिए तीसरा क्या है? बाह्य स्थिरता में अस्थिभंग को अंग के बाहर स्टील के फ्रेम में रखा जाता है। इस प्रकार से अस्थिभंग होने पर इलाज होता है। अब चलिए प्रश्न संख्या 33 पढ़ते हैं। पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? किसी एक साधन का वर्णन कीजिए। अथवा जल का संगठन क्या है? जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए। किसी एक का ही उत्तर लिखेंगे। चलिए हम लोग लिखे हैं पारिवारिक बचत वाला। ठीक है, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 33 ही होगा। चलिए पारिवारिक बचत, पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह पारिवारिक बचत कहलाती है। यानी कि पारिवारिक आय में से परिवार के वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के बाद यदि आप खर्च कर देते हैं फिर भी कुछ पैसे आपके पास बच जाते हैं तो वह पारिवारिक बचत है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पूरे 500 रुपया आपकी परिवार की आय है और उसमें से केवल 200 रुपया व्यय हुआ तो 300 रुपया क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। तो इस प्रकार से पारिवारिक बचत लिखेंगे। बचत को सुरक्षित रखने का साधन, बचत को सुरक्षित रखने का साधन कौन कौन से है? तो बचत को निम्न साधनों के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। पहला है कि बैंक में रख करके, दूसरा है डाक खाना, तीसरा है बीमा योजना, चौथा है भविष्य निधि, पांचवा है राष्ट्रीय बचत पत्र और छठवा है अच्छी कंपनियों के शेयर। बचत को सुरक्षित रखने के ये सारे जो है साधन है। या तो आप बैंक में रख सकते हैं, डाक खाना में जमा करवा दीजिएगा, या किसी प्रकार के बीमा योजना लीजिए, भविष्य निधि में रखवाइए, राष्ट्रीय बचत पत्र योजना का लाभ उठाइए, या अच्छी कंपनियों का जब शेयर है उसको भी खरीद करके बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब चलिए प्रश्न संख्या 34 है। प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या है? प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है? प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या है? सबसे पहले हम इसे समझते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 34। प्राकृतिक श्वसन किसे कहते हैं? तो जीवित प्राणियों में स्वाभाविक रूप से होने वाली श्वसन क्रिया को प्राकृतिक श्वसन कहते हैं। जीवित प्राणियों में स्वाभाविक रूप से होने वाली श्वसन क्रिया क्या कहलाती है? तो प्राकृतिक श्वसन कहलाती है। अब आगे लिखेंगे प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन में अंतर। प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन में अंतर। हेडिंग लगा देंगे प्राकृतिक श्वसन, इधर लगा देंगे कृत्रिम श्वसन। एक एक करके समझेंगे। प्राकृतिक श्वसन क्या है? तो यह क्रिया सदैव तथा प्रति क्षण होती है। कृत्रिम श्वसन में क्या लिखेंगे? यह क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर की जाती है तथा सीमित समय के लिए होती है। दूसरा क्या लिखेंगे? प्राकृतिक श्वसन में यह स्वतः ही अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती है। प्राकृतिक श्वसन बिना इच्छा के होता रहता है, जबकि कृत्रिम श्वसन में लिखेंगे कि यह आवश्यक पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। आवश्यकता होगा तभी हम लोग कृत्रिम श्वसन का यूज करवाते हैं और दूसरे पर यह निर्भर करती है।
3 नंबर लिखेंगे, यह एक ही विधि के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। प्राकृतिक श्वसन क्या है? तो एक ही विधि के माध्यम से होता है, ठीक है। जबकि कृत्रिम श्वसन यह रोगी की स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग विधियों से की जाने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से 34 का भी हम लोग अच्छे तरीके से लिख देंगे कि प्राकृतिक श्वसन क्या है, प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन में अंतर क्या है, अच्छे से लिख करके आएंगे, नंबर हमारा बिल्कुल नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा अंतिम क्वेश्चन 34 था, ये भी खत्म हो गया। तो अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार पहुंचे हैं तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।